एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस एपीआई। एपीआई क्या होता है? ये कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो हम दो एप्लीकेशंस को डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। सेट ऑफ रूल्स का क्या मतलब है? एक एप्लीकेशन है वो हम ये कहते हैं कि वो आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है कि उसके साथ कम्युनिकेट करना है कोई एप्लीकेशन या डिवाइस। एग्जांपल, आपके पास एक थंब रिकग्निशन डिवाइस है और आप ये चाह रहे हैं कि आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर जैसे ही थंब उस डिवाइस पर रखें तो उसे रीड करे। तो उस डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए आपको एक उस डिवाइस का इंटरफेस रिक्वायर्ड होगा। जब तक वो इंटरफेस वो डिवाइस एक्सपोज नहीं करेगी, आप उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो इसी तरह आपकी जो वेबसाइट्स हैं, या हम ये कहते हैं कि जी हमारे पास एक पोर्टल है ईआरपी का, कोई फाइनेंशियल एप्लीकेशन है और हम उसकी मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं। जब तक वो पोर्टल अपनी एपी एक्सपोज नहीं करेगा कि आप उससे कम्युनिकेट करके या मोबाइल डिवाइसेस उसके साथ कम्युनिकेट करें या वो लैंग्वेज उसके साथ कम्युनिकेट करे जो मोबाइल एप्लीकेशन बनाती है, तो क्या करना पड़ता है? आपको एपीआई एक्सपोज करनी पड़ती है। तो एपीआई एक्चुअली फिर क्या हुआ? एपीआई ये एक इंटरफेस होता है जो कि आप की दो एप्लीकेशन के दरमियान कम्युनिकेशन के काम आता है। तो अब इससे आगे चलते हैं किस तरह हम फर्दर इसके अंदर और क्या टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं और किस तरह हम इन वेब एप्लीकेशन के अंदर अपनी एपीआईज को एक्सपोज कर सकते हैं। तो एक्चुअल जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्ट। रेस्ट है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। रेस्ट इज एपीआई, यानी अब आपको अंदाज़ा हो गया कि एपीआई क्या होता है। ये एक एपीआई है जो कि रेस्ट प्रिंसिपल को कंफर्म करती है। क्या मतलब रेस्ट प्रिंसिपल का? रेस्ट प्रिंसिपल में ये होता है कि आप एक कोई भी रिसोर्स है, रेस्ट प्रिंसिपल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसका कोई रिसोर्स। रिसोर्स क्या चीज़ हो सकती है वो भी हम आगे चल के देखेंगे। फॉर टाइम बीइंग आपसे मैं कहता हूँ कि एक डाटाबेस की एक रो है। ठीक है, तो एक डाटाबेस की रो है, आपको उसको एक उसका जो व्यू है, उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्लाइंट साइड पे ट्रांसफ़र करनी है कि मैं कहता हूँ रो नंबर 5, रो एक है किसी भी टेबल की, रो नंबर 5 मुझे दे दें। तो वो क्या होगी? उसकी जो स्टेट होगी, ये एक मॉडल बनाया गया जो एक किसी का ये पीएचडी का थीसिस था एक्चुअली। तो वो इस कॉन्सेप्ट को 2000 में लेके आए थे। तो अब देखिए वो कितना पॉपुलर हो गया कि तमाम एपीआई जितनी भी हैं वो रेस्ट इसी स्टैंडर्ड के ऊपर हैं। मैं अभी आगे चल के जैसे हम डिटेल में जाएंगे तो आपको फर्दर ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको ज़रा इस स्लाइड को ज़रा स्टडी करते हैं। A REST API is an API that conforms the design principle of the REST। REST के डिज़ाइन प्रिंसिपल को जो कंफॉर्म करती है, कंफॉर्मेंस है, यानी उसके मुताबिक बनाई जाती है। REST is a set of rules that developer follow when they create their API। ठीक है, वो क्या रूल्स हैं अभी आगे चल के वो रूल्स हम देखेंगे। Should be able to get a piece of data which called resource when you link to a specific URL। तो RESTful API में आप किसी भी जब यूआरएल को हिट करते हैं, जैसे आप कहते हैं google.com एक यूआरएल है, ठीक है, और आप उसे कहते हैं जी क्यूरी समथिंग कुछ डाटा सर्च करें, तो वो एक्चुअली क्या करेगा? वो आपके पीस ऑफ डाटा को हिट करेगा और आपके आगे वो रिप्रेजेंट कर देगा, आपके आगे उसको ट्रांसफर करके उस सर्वर से आपको वो रिप्रेजेंट करेगा, वो व्यू कहलाएगा। when client request when client request is made via RESTful API, it transfer representation of the state of resource to the requester और एंड पॉइंट। वो जो यूआरएल होती है हम पहले अपने कोर्सेज में देख चुके हैं, उनको एंड पॉइंट भी कहते हैं। जब भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है तो वो उसकी रिप्रेजेंटेशन, वो जो व्यू होता है, वो जो डाटा होता है, वो आप क्लाइंट के आगे ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये आपकी कहलाता है रेस्टफुल रिप्रेजेंटेशन स्टेट ट्रांसफर। रेस्टफुल एपीआई भी इनको कहते हैं। जो एपीआई रेस्ट की प्रिंसिपल के ऊपर बनी हो उनको क्या कहते हैं? रेस्टफुल एपीआई। ओके, रिसोर्स क्या होता है? रेस्टफुल एपीआई में सबसे जो प्राइमरी हमारी रिप्रेजेंटेशन है डाटा की, वो रिसोर्स ही कहलाती है। द प्राइमरी डाटा रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड रिसोर्स। जो आपको रिक्वायर्ड है, स्टूडेंट का डाटा, एम्प्लॉय का डाटा, तो वो क्या है? सारे रिसोर्स है। Any information that can be named can be a resource, a document, image, उसके बाद टेम्पोरल सर्विस, यानी ये वेदर की जैसे आपकी सर्विस है, इस तरह की सर्विसेज, ये सारी क्या कहलाएंगी? रिसोर्स कहलाएंगी। A resource is a conceptual mapping to set of entities। रिसोर्स एक conceptual मैपिंग है किसके साथ? कुछ एंटिटीज के साथ। और एंटिटीज क्या है? वो आपका डाटा है,
वो आपकी रोज हैं टेबल्स के अंदर, आपकी कोई फाइल हो सकती है, ये आपकी एंटिटीज कहलाती हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह ये रेस्टफुल यूआरएल्स दूसरी यूआरएल से डिफरेंट है और क्या ये रूल्स हैं, उनको अब हम थोड़ा स्टडी करते हैं। फर्स्ट थिंग, सिंगलटन एंड कलेक्शन रिसोर्सेज। देखिए, अगर आपने कोई भी अपनी यानी कि अगर आप लोग सिंगल रिकॉर्ड गेट करना है या लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड गेट करनी है, तो हमारी यूआरएल्स इस तरह होंगी। कस्टमर्स यानी आपकी कोई भी ये एक मिनट, यानी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी http:// माई पोर्टल स्लैश एपीआई, यहाँ तक तो आपकी एपीआई फॉर एग्जांपल ये रिप्रेजेंट कर रही है कि मेरा पोर्टल है, उसके ऊपर मेरे एपीआई हैं। अब क्या चाहिए आपको? कस्टमर्स की लिस्ट चाहिए। तो वो रिसोर्स अगर अभी तक आपने रेस्ट पे काम नहीं किया तो हो सकता है आप लिख रहे हो माई या कस्टमर्स डॉट पी एच पी, ठीक है, आप लिख रहे हो कस्टमर डॉट जेएसपी, आप लिख रहे हो समथिंग लाइक दिस, जिस लैंग्वेज में भी आप काम कर रहे हैं। लेकिन रेस्टफुल में क्या होगा, आपने जस्ट रिसोर्स का बताना है, ओनली रिसोर्स कि हम इस रिसोर्स को आप कर रहे हैं। कैसे पता लगेगा कि ये आप गेट कर रहे हैं, ये आप सेव कर रहे हैं, ये आप अपडेट कर रहे हैं, ये आप डिलीट कर रहे हैं? तो वो हमारे पास जो एच के मेथड्स हैं, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, इन मेथड के ज़रिए हम इन चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं, जो कि अभी फर्दर हम चल के आगे देखेंगे इस चीज़ को। अच्छा, अगर आपने क्या करना है, कस्टमर्स में किसी एक सिंगल रिकॉर्ड को देखना है स्लैश उसका आईडी, तो ये क्या होगा? आप इस पोर्टल पे जाएं, आप कह रहे हैं जी मुझे ये रिसोर्स चाहिए विद 7, उसका आईडी, जिसका आईडी 7 हो, सिंगल रिसोर्स चाहिए, तो हमारी यूआरएल्स ऐसे बनेगी। A resource can be a singleton or a collection. For example, customers is a collection resource and customer is a singleton resource किसी भी बैंकिंग सिस्टम में। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये आपकी यूआरएल स्लैश कस्टमर्स के साथ होगी, तो ये लिस्ट उसकी लेके आएगी तमाम कस्टमर की। और अगर ये होगी स्लैश लाइक दिस, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक रिसोर्स को लेके आएगी, यानी कि एक सिंगल कस्टमर। मैं इसके आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी आई हैव समथिंग रिसोर्सेज, वेट, ये जी मेरे पास एग्जैक्टली ये आप देख सकते हैं, ये कैटेगरीज, और स्लैश अगर मैं ऐसे कहता हूँ जी मेरी पर्टिकुलर कैटेगरी लेके आए, तो ये सिर्फ एक लेके आएगा, तो ये आपको सिर्फ डाटा देगा। रेस्टफुल एपीआई आपको सिर्फ जो है डाटा इसके अंदर आता है, इसके अंदर व्यू नहीं आएगा, ओनली डाटा की हम यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है जी। इसके बाद कलेक्शन और सब कलेक्शंस की बात करते हैं। अगर हम ये कहते हैं जी आपने कस्टमर्स के, कस्टमर है, देखिए कस्टमर की जो लिस्ट आ गई, कस्टमर आईडी 1, मुझे इसका पर्टिकुलर अकाउंट की लिस्ट चाहिए, तो आप वो नेक्स्ट रिसोर्स यहाँ पे लगाते हैं। तो आपकी यूआरएल क्या बनेगी? कस्टमर, उसका अकाउंट आईडी, जिस कस्टमर की हम बात कर रहे हो उसके अकाउंट्स। लेकिन आप कन्वेंशनल वे में क्या करते हैं, हो सकता है आप कन्वेंशनल वे में आपकी यूआरएल कुछ ऐसी हो, एपीआई के अलावा आपकी हो कस्टमर अकाउंट क्वेश्चन मार्क आईडी इज इक्वल टू दिस, ये आपका कन्वेंशनल वे है, कस्टमर अकाउंट डॉट पीएचपी, अभी तक जो आप काम कर रहे हैं, पीएचपी या जेएसपी और एनीथिंग जो भी आप लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, एएसपीएक्स, तो आपकी अभी तक ये इस तरह नॉर्मल होगी। तो ये हमारी क्या है, कलेक्शन एंड सब कलेक्शन। कैसे करते हैं इसमें? आपने रिसोर्स बताया, आईडी बताया, ऐड अकाउंट्स, आपको इस तरह ये यूआरएल लिखनी होगी। तो ये देखते ही आपको पता लग जाएगा, अच्छा जी ये कस्टमर्स में किसी पर्टिकुलर कस्टमर की बात कर रहे हैं और उसके तमाम अकाउंट की बात कर रहे हैं। अगर इनमें से इस कस्टमर का पर्टिकुलर अकाउंट की बात करेंगे तो आपकी यूआरएल ऐसी हो जाएगी, कस्टमर, कस्टमर आईडी, अकाउंट्स 1, यानी हम ये कहेंगे ये यूआरएल बनेगी कस्टमर नंबर 1 का अकाउंट नंबर 5 की लिस्ट, 5 का सिंगल रिकॉर्ड मुझे दे दें। तो ये एक्चुअली क्या है, देखिए रूल्स है, स्टैंडर्ड आप बना रहे हैं। तो ये इस तरह बनेगी, कस्टमर्स स्लैश कस्टमर आईडी 3, उसके अकाउंट्स, उसके अकाउंट नंबर 9 शो करे, तो एक रिकॉर्ड शो करेगा ये। तो आपने यूआरएल्स ऐसी बनानी है। अभी हमें जब इसके प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि हम किस तरह इस चीज़ को अचीव कर रहे हैं और उसकी आसानी कितना इजी हो जाएगा। बस याद रखना कि ये आपके पास सिर्फ
डाटा की यहाँ बात हो रही है। जब हम एपीआई की बात कर रहे हैं इसमें यूआई नहीं होती, सिर्फ डाटा होता है। और ये डाटा का फॉर्मेट क्या होता है? जेसन होता है, एक्सएमएल होता है। ये बेसिक दो फॉर्मेट होते हैं। मोस्टली जेसन एपीआई ही आजकल एक्सपोज होती है जो यूज़ कर रहे होते हैं। अब कुछ हम इसके ये देखें कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस। यूज नाउन्स टू रिप्रेजेंट रिसोर्सेज। नाउन यूज करें जैसे यूजर ऑफ द सिस्टम, यूजर अकाउंट्स, स्टूडेंट्स। तो ये आपकी एपीआई ऐसी हो सकती है। एलएमएस स्टूडेंट्स, तो ये तमाम स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड आएगा यहाँ पे, फेच करके ले आएगी एक एलएमएस में तमाम स्टूडेंट। यहाँ बात करेंगे तो स्टूडेंट, किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना है तो वो आईडी यहाँ पे आ जाएगी 1 2 3 जो भी होगी। ठीक है, फिर ऐसे ही यूजर्स है, फिर किसी पर्टिकुलर यूजर को देखना है तो ये यूजर मैनेजमेंट स्लैश यूजर्स, और उसके बाद उसके आईडी आ जाएगा। ठीक है जी, नाउन यूज करेंगे। उसके बाद अब हम बात करेंगे रिसोर्स टाइप की। अगर आप इन यूआरएल को देखें, इन यूआरएल को फर्दर हम कैटेगराइज कर सकते हैं 4 आर्क टाइप में। ठीक है जी, आर्क टाइप इनको कहते हैं। वो आर्क टाइप क्या है? डॉक्यूमेंट है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डॉक्यूमेंट, देन वी हैव, सॉरी, कलेक्शन, स्टोर, और थर्ड वन वी हैव, sorry, fourth one, 1 minute, I think there's issue with the system. Controller, एक मिनट, ये कुछ ना स्टक कर रहा है सिस्टम। ठीक है, तो 4 हमारे पास आर्क टाइप है। डॉक्यूमेंट, कलेक्शन, स्टोर एंड कंट्रोलर। ठीक है जी, तो इन चारों को हम वन बाय वन देखते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या चीज़ होती है। A document resource can be compared to an object instance और database record। कोई भी database जो रिकॉर्ड वहाँ एग्जिस्ट कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं ये डॉक्यूमेंट है। इट मीन्स कि आपका कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है जो कि आप रिट्रीव कर रहे हैं, जो आईडी की बेस के ऊपर या किसी और टाइप की बेस के ऊपर जो सिंगल रिकॉर्ड देगा, ये गेट कर रहे हैं। तो अगर आप नोट करें तो आपका एचटीटीपी मेथड कौन सा यूज होगा इसमें? गेट का मेथड यूज होगा। ठीक है जी, डॉक्यूमेंट का मतलब है आपने, यानी कि मैं कहूँ कि आप पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो है ना उसकी एपीआई लिखनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने ऐसी एपीआई लिखनी है जो कि सिंगल रिकॉर्ड देगी और उसकी जो एचटीटीपी मेथड होगा वो गेट होगा। ये एक डिवाइस का रिकॉर्ड ला रहे हैं, ये एक यूज़र का ला रहे हैं, ये सिर्फ एडमिन यूज़र का रिकॉर्ड लेके आ रहे हैं। तो एक क्या होगा इसके अंदर? मेथड गेट होगा, बट वो रिसोर्स हमेशा एक रिकॉर्ड आपको देगा जो वो क्या कहलाएगा? डॉक्यूमेंट। लेकिन अगर यही वाली एपीआई एक से ज्यादा रिकॉर्ड देगी तो दैट इज कॉल्ड कलेक्शन। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी? कलेक्शन। तो इनके नाम भी प्लूरल होते हैं कलेक्शन में। मेथड गेट ही होगा, लेकिन लाइक दिस यूजर्स, तमाम यूजर्स का रिकॉर्ड, यूजर्स स्लैश आईडी स्लैश अकाउंट्स, इस यूजर के सारे अकाउंट्स लेके आए, ये कलेक्शन होगी। एक से ज्यादा रिकॉर्ड एक्सपेक्टेड है, तो ये क्या कहलाती है? आपकी टाइप कलेक्शन। देन अब यहाँ तो रिट्रीवल की बात आ गई दोनों केस में। अब कोई रिसोर्स ऑलरेडी मौजूद है, हम उसको रिट्रीव करके उसमें चेंज करके वापस उसको सेव करना चाहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड पुट। तो इसके साथ आप डाटा साथ उसके डाटा प्रोवाइड करेंगे। तो मेथड कॉल, जो एचटीटीपी मेथड है वो क्या कहलाएगा? पुट मेथड यूज होता है जब भी आपने, यानी कि मैं कहता हूँ कि कोई एक पर्टिकुलर यूज़र की ये प्ले लिस्ट आई है, आप इस प्ले लिस्ट के में चेंज करना है, आपने एक और प्ले लिस्ट ऐड करनी है, या किसी पर्टिकुलर जो रिसोर्स है, अब उसमें कलेक्शन भी हो सकता है, मोर देन वन भी हो सकते हैं। ठीक है, सिंगल रिकॉर्ड भी हो सकता है, बाय द वे इससे प्लूरल एंड सिंगुलर दोनों यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यूज़र आईडी 1, तो आप यूज़र आईडी 1 का ईमेल एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, तो आप यूज़र आईडी 1 आप रिट्रीव करेंगे, आप उसको साथ डाटा प्रोवाइड करेंगे, पुट के साथ डाटा आप साथ प्रोवाइड करेंगे कि अब इसको आप चेंज कर दें। ठीक है जी, इस कोई पर्टिकुलर डाटा को जब भी आपने अपडेट किसी रिसोर्स को करना है, रिकॉर्ड को अपडेट करना है, तो आपका जो मेथड यूज होगा एचटीटीपी का, दैट विल बी पुट मेथड। ठीक है जी, और रिसोर्स उसी तरह यूआरएल बनेगी। फिर उसके बाद है क्रिएशन। क्रिएशन का क्या मतलब है? यानी कंट्रोलर जो कहलाते हैं,
कंट्रोलर आपके वर्ब होंगे, यानी आपने कोई भी रिसोर्स को अपने रिपॉजिटरी में या डेटाबेस में या उस सर्वर के ऊपर आपने क्रिएट करना है, न्यू बनाना है, नया रिसोर्स बनाना है, यानी आपका इंसर्ट करने जा रहे हैं, सेव रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, तो वो कहलाता है कंट्रोलर। अगर कहा जाए कि ये कंट्रोलर रिसोर्स है, तो आप कुछ समथिंग गोइंग टू इंसर्ट समथिंग इन डेटाबेस और एट दैट पर्टिकुलर लोकेशन, तो इस केस में पोस्ट मेथड यूज होता है। ठीक है, तो ये जैसे आपकी कोई यूआरएल, जैसे अगर हम ये कहें कि एक यूआरएल है स्लैश कस्टमर्स, अगर ये गेट होगी तो रिट्रीव करेगा, अगर ये पोस्ट होगी तो ये रिकॉर्ड इंसर्ट करेगा। ठीक है, इनको जब प्रैक्टिकल देखेंगे तो फर्दर आपको क्लियर होगा। अ कंट्रोलर रिसोर्स मॉडल्स, a procedural concept, controller resource are like executable functions, कोई भी जिसने ऑपरेशन करना हो, with a parameter and return value, input and output, ये सारा कुछ उसके पास होगा। कंट्रोलर नेम्स टिपिकली अपीयर एज अ लास्ट सेगमेंट इन द यूआरआई, जैसे ये चेकआउट है, हम ये कहते हैं कि कार्ड मैनेजमेंट इस यूज़र का कार्ड जो है चेकआउट कर दे, तो आपको पता है जब चेकआउट करते हैं तो डेटाबेस में कोई ना कोई एंट्री होगी कि वो चेकआउट करने जा रहा है। ठीक है, इसी तरह आप प्ले करते हैं तो वो भी उसका जी स्टेटस चेंज होगा कि ये प्ले कर रहा है इस वक्त। तो पोस्ट होगा, कोई भी रिकॉर्ड जब आप इंसर्ट करने जा रहे हैं तो आपकी एपीआई जो एच टी टी पी होगी, एच टी टी पी उसका मेथड जो होगा वो क्या होगा, वो आपका पोस्ट मेथड होगा। ठीक है जी, क्लियर ये चीज़। ओके, अब ये आपने कुछ चीज़ें याद रखनी है। यूज़ फॉरवर्ड स्लैश टू इंडिकेट हायरार्किकल, हायरार्की ऑफ रिलेशनशिप, यानी यहाँ पे आपने फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करनी है, ये चीज़ यूज़ फॉरवर्ड स्लैश समथिंग लाइक दिस वन, हमेशा आपने फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करनी हायरार्की के लिए। यानी जो भी आप, ये हम बात कर रहे हैं कार्ड मैनेजमेंट के अंदर यूज़र के अंदर उसका आईडी, उसके अंदर उसका कार्ड, लाइक दिस हायरार्की के लिए हमेशा आपने जो है वो फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करनी है। और आपने एंड पे कभी भी फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगानी यूआरआई के, यानी आखिरी एंड पे आपकी हमेशा एम्प्टी होगा, यानी आपने ये काम नहीं करना चेकआउट स्लैश, यू विल नॉट यूज दिस। ठीक है जी, ये आप नहीं करेंगे। ओके, डू नॉट यूज ट्रेलिंग ऑफ फॉरवर्ड यूआरआई, ये दो बार लिखा गया। ओके, डू नॉट यूज अंडरस्कोर, यूज नहीं करना नामों में आपने, जो अपने नाम दे रहे हैं जैसे डिवाइस मैनेजमेंट है, डैश हाइफन यूज करें, हाइफन यूज करें, आप अंडरस्कोर यूज नहीं करना है। और हमेशा जितनी यू आर आई है वो उसको लोअर केस में आप लिखेंगे, सो लोअर इट विल बी लोअर केस, ये हमेशा लोअर लोअर केस के अंदर होगी। फाइल एक्सटेंशन आपने यूज नहीं करनी, डू नॉट यूज एनी फाइल एक्सटेंशन लाइक abc.php xyz.xml, डोंट यूज एनी फाइल एक्सटेंशन। अगर आपको कहीं पर जरूरत पड़ गई है उस फाइल एक्सटेंशन का यूज करने के लिए, फाइल टाइप का, व्हाट यू विल डू, आप उसके अंदर कंटेंट टाइप यूज करेंगे एज अ हेडर। ये उसका जो आपका हेडर होता है एचटीटीपी हेडर, उसमें आप कंटेंट टाइप यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट हम प्रैक्टिकल देखेंगे। यूज क्यूरी कंपोनेंट टू फिल्टर यूआरआई, अगर आपने कोई भी यूआरआई को फिल्टर करना है तो आप उसके साथ यानी ये काम आप कर सकते हैं, दिस इज अलाउड, नो इशू। हम ये कह रहे हैं कि जी मैनेज डिवाइसेस जो कि यूएसए रीजन की हैं उसको करें, या हम ये कहते हैं जो इसका ब्रांड एक्स वाई जी है, तो यह फिल्टर करने जा रहे हैं। आप ये नहीं करना कि मैनेज डिवाइसेस स्लैश दिस स्लैश आगे आप रीजन कर दें स्लैश ब्रांड कर दें, नो। अगर उसी रिसोर्स को फिल्टर करना है तो आप उसके जो है यूज़ करेंगे, आपने यहाँ पे यानी क्यूरी स्ट्रिंग आप यूज़ कर सकते हैं, और ये आपको करना चाहिए। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था रेस्टफुल एपीआई का और कैसे एपीआई लिखेंगे। तो नेक्स्ट में हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरह हम किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में जिसके भी आप ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं उसके अंदर आप किस तरह रेस्टफुल एपीआईज को लिखते हैं, या अगर आपके पास करंट एक एप्लीकेशन मौजूद है जो कि आपने रेस्टफुल के बगैर बनाई है, तो आप उसको किस तरह कन्वर्ट करेंगे रेस्टफुल एपीआई के अंदर। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं।